हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968, हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण विनियमन अधिनियम 1968। यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश के ज़िला किन्नौर, ज़िला लाहौल स्पीति और चंबा के पांगी भरमौर में लागू है। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। नवीनतम संशोधन 29 सितंबर 2018 को हुए हैं, जिस पर भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति ने 10 मार्च 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। यद्यपि इस अधिनियम के पुराने संस्करण ही अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित थे, परंतु उन पर चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि नवीनतम अधिनियम ही अब लागू होंगे। इस अधिनियम के आरंभिक नियम 1 और नियम 2 परिभाषाएं हैं। नियम 3 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का हो, अपनी भूमि, निर्मित परिसर, भवन किसी भी गैर जनजाति के व्यक्ति को ना बेच सकता है, ना उपहार दे सकता है, ना लीज पर दे सकता है और ना ही गिरवी रख सकता है, जब तक कि राज्य सरकार इसकी अनुमति ना देती हो। राज्य सरकार अनुमति देने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से उचित परामर्श लेगी, परंतु यह नियम इन 2 शर्तों पर लागू नहीं होंगे। जैसे किसी अचल संपत्ति को किराए पर देने पर, किसी भी बैंक से ऋण लेने के लिए भूमि या अचल संपत्ति को गिरवी रखने पर, परंतु वह बैंक अनिवार्य रूप से अधिसूचित वाणिज्य बैंक, शेड्यूल्ड फाइनेंशियल बैंक या किसी सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में हो। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र में किसी परियोजना के लिए, निर्माण के लिए या किसी विकास कार्य के लिए अनुसूचित जनजाति भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायतों से परामर्श लेगी और भूमि अधिग्रहण, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत करेगी। नियम 4 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति हो, वह अपनी संपत्ति या अचल संपत्ति किसी गैर जनजाति को देना चाहे तो वह अपना आवेदन पत्र शुल्क सहित उपायुक्त को देगा। उपायुक्त उस आवेदन पत्र को वित्तीय आयुक्त राजस्व, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उचित जांच पड़ताल के बाद उस आवेदन पत्र को उपायुक्त के पास वापस भेजा जाएगा। उपायुक्त पूरी जांच पड़ताल के बाद इस आवेदन पत्र को वापस आयुक्त के पास फाइनेंशियल कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। फिर आयुक्त उस आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य सरकार इस आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, परंतु दोनों ही स्थितियों में राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत को इसकी पूरी सूचना देगी। राज्य सरकार यह अनुमति देने से पहले यह जांच करेगी कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी आयु, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, किस उद्देश्य से अचल संपत्ति दी जा रही है, क्या संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति या सिफारिश ली गई है या नहीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अन्य ऐसे विषय पर भी जांच कर सकती है यदि सरकार को लगे कि जांच होनी चाहिए। नियम 5 में कहा गया है, यदि कोई अचल संपत्ति किसी गैर जनजाति को दी गई है,
ऐसा पाया जाता है तो उपायुक्त व संबंधित अधिकारी लिखित में राज्य सरकार व संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना देगा और उस गैर जनजाति को लिखित में नोटिस जारी करेगा। उस गैर जनजाति के व्यक्ति को 90 दिनों के अंदर उस भवन को या भूमि को खाली करना पड़ेगा जिस पर वह काबिज है। यदि वह किसी खेत पर काबिज है और उसमें फसल लगी है तो उस फसल के कट जाने तक ही वह उस खेत पर काबिज रह सकता है। नियम 6। नियम 6 में कहा गया है वह गैर जनजाति का व्यक्ति इस कार्यवाही पर उपायुक्त के पास अपील कर सकता है। उपायुक्त उस अपील को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, परंतु अंतिम निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श पर ही होगा। नियम 7 में कहा गया है ग्राम पंचायत से ली गई अनुमति या परामर्श को ही अंतिम माना जाएगा। नियम 8 में कहा गया है किसी भी तरह से अनुसूचित जनजाति की भूमि या अचल संपत्ति, भवन या परिसर को किसी भी गैर जनजाति के व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, परंतु यह न्यायालय के आदेश, राज्य सरकार के आदेश और किसी भी सहकारी या अधिसूचित बैंक से ली गई ऋण की अदायगी के विषय में लागू नहीं होंगे। यदि इस प्रक्रिया में कोई आपत्ति हो तो न्यायालय उस अनुसूचित व्यक्ति के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए गैर जनजाति के व्यक्ति को बेची गई संपत्ति को अपने आदेश से रद्द कर सकती है।